अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में मैं चाहूँगा एक तो इस वक्त जो इलेक्शन कैंपेन है 20 हल्कों के हवाले से वो कल रात 12 बजे अख्ताम पजीर हुई और अब कल का जो आने वाला दिन है वो पोलिंग का अमल है जिसने होना है। इस वक्त पुरुमीद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी कि उन्होंने बहुत अच्छी कैंपेन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ ने की है। जलसे रहे, कामयाब रहे, नो डाउट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे ज़्यादा कामयाब रहे। मरियम साहिबा दूसरी तरफ मैदान में थी और अब डिसाइसिव डे कल का है जिसमें यह फैसला हो जाएगा कि अवाम किसको वोट देते हैं। वोट तो अपनी जगह पे है, लेकिन इस वक्त इलेक्शन कमीशन के किरदार पर उंगलियां उठ रही हैं, सवालात उठाए जा रहे हैं और ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से इमरान खान साहब के बयानात हैं, फिर सूबाई इलेक्शन कमिश्नर के बयानात हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी इस सारे मामले पर कुछ ना कुछ कह रहे हैं। शेख रशीद साहब इस्टेब्लिशमेंट को दूर रहने की बात कर रहे हैं इस सारे के सारे मामले से। अब कल का दिन देखना है कि क्या होगा, कैसा होगा और कितना आम रहेगा। मैं चाहूँगा एक तो हम इस पर बात करें, इसके साथ साथ आर्टिकल 6 की बातें इस वक्त बहुत चल रही हैं। कल ये मामला काबीना के सामने भी गया और डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग है उसको लेकर आर्टिकल 6 की कार्रवाई आया अगर होती है या नहीं होती। और फिर खान साहब बड़ा वाज़ेह तौर पर उस पर थ्रेटन भी कर रहे हैं, खुलकर बयानात भी दे रहे हैं कि वो फिर ऐसी ऐसी बातें कहेंगे जो शायद किसी ने पहले नहीं सुनी होंगी। अब सवाल ये है कि कोई ऐसी तारीख नहीं है कि सिविल हुकूमत या किसी पर इस तरह से इस लेवल पे पूरी क़ियादत को लेकर आर्टिकल 6 का कोई मुकदमा किया जाए या उसके ख़िलाफ़ फिर कोई हतमी तौर पर कोई सज़ा सुनाई जाए। आया ये पहली दफ़ा एक प्रेसिडेंट सेट होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर और उसकी लीडरशिप को लेकर आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई होगी? और अगर ये होता है तो फिर आने वाली मुख्तलिफ हुकूमतें भी क्या इसी का सहारा लेकर किसी को भी गद्दार कहा जाएगा या गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटे जाएंगे? मैं चाहूँगा हम इस पर भी आगे बढ़कर बात करेंगे। इस पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं नासिर बेग चुगताई साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। आरिफ चौई साहब सीनियर कानूनदान हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और डॉक्टर कमर चीमा साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। बेग साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करूँगा, कैसे देखते हैं सर ये पंजाब की अगर बात की जाए, बज़ाहिर तो ये 20 सीटें हैं, लेकिन कैंपेन बिल्कुल ऐसे हुई जैसे जनरल इलेक्शंस में होती है कि हल्के में जाना, एक तरफ से मरियम साहिबा, दूसरी तरफ से खान साहब। पर सवाल सर सिर्फ इतना नहीं है, अब बात ये बन गई है कि इलेक्शन कमीशन भी बीच में ले आए, उस पर भी उंगलियां हैं, इस्टेब्लिशमेंट क्या किरदार अदा करेगी उस पर भी उंगलियां हैं, और फिर मैं ना मानूँ कि एक सियासत है कि नताइज कौन तस्लीम करेगा और कौन इनकारी हो जाएगा और धांधली की बात करेगा। कैसे देख रहे हैं कल के दिन को? बहुत से सवाल किए हैं आपने इसके अंदर। कल का दिन मेरा ख्याल है एक शुड बी अ नॉर्मल पोलिंग डे। लोग जाएं, वोट डालें। बारिश का भी ख़तरा है कई इलाकों में, खुशाब वगैरह के इलाकों में, वो बारिश मुतासिर ना करे। मुल्तान में भी ख़तरा है, वो बारिश मुतासिर न करे। मुझे डर है पोलिंग की शरह को। मेरा ख्याल है बड़ी पोलिंग होगी अगर मौसम सही रहता है, लोग ज़्यादा आएंगे। अमन अमान का ख़तरा बहुत ज़्यादा है, बहुत शदीद है, टेम्पर बहुत हाई हैं। और हालात ये हैं कि एक आदमी से कहा जाता है कि आप लाहौर में दाखिल नहीं हो सकते, और वो दाखिल होता है, कहता है मैं तो आ गया। फिर उठा के उसके ऊपर बंडल आउट किया जाता है। आपने एक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल किया आर्टिकल 6 के बारे में। ये तो होता है अगर नताइज शाम आ जाएंगे, एक ग्रुप है पीटीआई का, वो शायद नताइज कबूल ना करे अगर उनको हार होती है, और मुमकिन तौर पर ये आप कह सकते हैं कि उनके जो 10 टिकट हैं वो गलत चले गए। वो उन लोग चले गए जो इलेक्टेबल्स थे, जो उनके पास आए थे, वापस चले गए। बाकी मुल्तान का आपको पता है कि एक लड़का है वो जीतता रहता है, अब वो मुस्लिम लीग नून में पहले उसने मखदूम साहब को भी हराया था और नून को भी हराया था। तो ये फिगर आती रहेगी, ये आपको जगलेरी होती रहेगी इसकी। लेकिन जो सूरत हाल है वो ये है कि आपने जो आर्टिकल 6 का कहा है, मैं बेग साहब यहाँ पर एक चीज़ जानना चाहूँगा। कल का जो फैसला है वो इस बात का तयन कर देगा कि इंतखाबात जो जनरल इलेक्शंस हैं वो फिर किस वक्त पे होने हैं, कब तक होने हैं, ये चीज़ कल हतमी तौर पर तय हो जाएगी कल के नताइज की? नहीं, ये इसको भूल जाइए आप। अब इंतखाबात अपने वक्त पे होंगे, अब इंतखाबात अपने वक्त पे होंगे, और ये पूरा मंशूर बना लिया इन्होंने, हुकूमत वालों ने, कि इनको यही काम करने हैं। अब इनको अपने काम नज़र भी आ रहे हैं होते हुए, और कीमतें भी कम हुई हैं पेट्रोल की और दूसरी चीज़ों की। और आज वर्ल्ड बैंक ने भी $200 मिलियन कमिट किया है ज़राई सेक्टर के लिए। इसी तरह और इदारे भी अब सामने आएंगे आपके। तो ये तो उनको नज़र आना शुरू हो गया है। और दुनिया की आलमी मंडी में
दिसंबर का जो प्रेडिक्शन है वो ये है कि दिसंबर में पेट्रोल प्राइस 90 और 80 के दरमियान से भी कम हो सकती है। तो रोजी पिक्चर तो मेरा ख्याल तो ये है कि नहीं तो बेग साहब, जो खान साहब की सारी कोशिश थी, जो तमाम एनर्जी उन्होंने लगाई थी, वो तो एक ख़ास मुकर्ररा वक्त पर इलेक्शन चाहते थे। ना सिर्फ इलेक्शन बल्कि उससे एक मुकर्ररा वक्त तक हुकूमत भी बना लेना चाहते थे ताकि कुछ चीज़ें अपनी मर्जी के। तो ये सारे अब ख्वाब चकनाचूर हो गए, ख़त्म हो गए। मैं ये समझ लूँ कि अब कोई गुंजाइश नहीं बाकी है कि कल का जो रिजल्ट है वो आइदर वे कोई फैसला नहीं करेगा। अगर इफ पीटीआई जीतती भी है तब भी कोई, मेरा ख्याल है मरकज़ पे असर नहीं पड़ना चाहिए, ना पड़ेगा। पहले भी ये होता रहा है कि बेनज़ीर मरकज़ में नवाज शरीफ पंजाब में लड़ते भी रहे हों आपस में, और बहुत बुरी लड़ाई भी हुई उनकी, बात करने का वाला नहीं करते थे। तो ये भी हुआ है तो सूरत हाल में। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई, लेकिन जो सर्वे हैं, जो वो तो मैं सर्वे पे यकीन नहीं करता, लेकिन जो आ रहे हैं सर्वे जो कोट कर रहे हैं मीडिया हाउसेज, बल्कि तो वो तो मुस्लिम लीग नून के हक में, वो तो नून के हक में जा रहे हैं 13 और 12 और 11, और उनको 9 चाहिए, इनको कम से कम 12-13 चाहिए। ठीक है सर, पॉइंट आ गया। मैं आर्टिकल 6 पे भी आपकी राय आगे बढ़कर लूंगा। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आरिफ चौधरी साहब की जानिब बढ़ूंगा। चौधरी साहब, कैसे देख रहे हैं सर आप इस वक्त? एक तो देखिए माशरे में अदम बर्दाश्त अपनी इंतहा को है। राना सनाउल्लाह साहब का आज का बयान कि खान साहब दंगा फसाद की तरफ ना लोगों को लेके जाए, मैं नहीं कहता कौन लेके जा रहा है, कौन सी जमा, अदम बर्दाश्त सर है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। एक ख़ास तबका है, एक सपोर्ट है खान साहब की बहुत बड़ी, इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन वो किसी को लीडरशिप की आदत संभालने, इक़्तिदार में आने के काबिल ही नहीं समझते, गाली गलोच करते हैं। और कल फिर इलेक्शंस और उनके नताइज, और जो बेग साहब ने भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि कोई इस तरह की अमन व अमान का एक मसला हो सकता है क्योंकि सियासी पारा बहुत हाई है। कैसे देख रहे हैं कल के दिन को? बहुत शुक्रिया अरसलान साहब। सबसे पहले तो मैं सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से मुतालिक जो क्या सराहियाँ की जा रही हैं आर्टिकल 6 से मुतालिक, मैंने आने आर्टिकल 6 पे। अच्छा, पहले तो इलेक्शन के बारे में मेरी राय ज़रा मुख्तलिफ है। मैं ये समझता हूँ कि ये कल का दिन इस लिहाज से बहुत, इसे कल्मिनेटिंग पॉइंट कहा जा सकता है, बिकॉज थिंग्स आर एट फ्लैश पॉइंट। और ये ऐसा नहीं है कि जो एक नॉर्मल इलेक्शन है कि चलो जो भी जीतता है उससे फ़र्क नहीं पड़ता। पहली बात तो ये है कि मुस्लिम लीग नून जो थी, जब वो यानी मरकज़ में हुकूमत पीपल्स पार्टी की थी, लेकिन मुस्लिम लीग नून जो थी उसकी पंजाब में हुकूमत थी। यानी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आज तक, जहाँ मुझे इल्म है, वो इस तरह नहीं हुई कि किसी प्रोविंस में उनकी हुकूमत ना हो और मरकज़ में हो। और स्पेशली मुस्लिम लीग नून जो है वो तो डिपेंड ही करती है पंजाब पे। अगर पंजाब में उसके पास ताज उनका छिन जाता है, उनके पाँव से निकल जाता है, यानी निकल जाता है उनके हाथ से, तो उसके बाद मैं नहीं समझता कि वो चारों सूबाई जगहों पर कोई उनकी हुकूमत नहीं होगी। हाँ, किसी सूबे में हुकूमत नहीं होगी। और दूसरी बात यह है कि ये जो मैसेज कन्वे होगा, उसके बाद आप देखें ना, प्राइम मिनिस्टर जो है वो जा नहीं सकता यानी पंजाब में, और फिर जो मैसेज कन्वे होता है वो बहुत खौफनाक मैसेज कन्वे होता है। चूँकि एक वोटर्स ट्रेंड, जो वो तबकात, वो मुक़्तदर कुव्वत जिनके बारे में ये कहा जा रहा है जी कि वो न्यूट्रल तो हैं लेकिन अमली तौर पर सारा रोल प्ले कर रही, उनकी नज़र भी और हर एक शख्स की नज़र इस बात पे है कि ट्रेंड क्या है। अगर वो ये ट्रेंड जिसको समझा जा रहा है कि अभी देखने में जो चीज़ें नज़र आ रही हैं कि लोग बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हैं और बहुत ज़्यादा उसके लिए पुरजोश हैं, जुनून की हद तक पीटीआई के लिए, और ये सर्वे एक नहीं है, मुतअद्दिद सर्वे आ रहे हैं। अगर ये जुनून कल काम दिखा जाता है, और वर्चुअली इसके काम दिखाने के चांसेस इसलिए मुझे कम नज़र आते हैं कि बहुत सारी फोर्सेस जो है वो लगी हुई हैं मैनेज करने के लिए, और प्री पोल रिगिंग भी हो रही है, और इलेक्शन के दिन भी चूँकि उनका बहुत कुछ एट स्टेक है। ये इनके पास तो सिर्फ यही है ना कि जी अगर हार जाते हैं तो ये धांधली का कहेंगे, दे हैव नथिंग टू लूज बट चेंज। लेकिन उनके पास जो है
कि दे हैव एवरीथिंग टू लूज अगर वो हार जाते हैं। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन जो है वो कल का फसाद को आगे बढ़ाने का बायस बनेगा। पहली बात तो यह है कि अगर ये जीत जाती है पीटीआई तो उसके नतीजे में पंजाब में गवर्नमेंट भी ख़त्म हो जाती है और मरकज़ में भी ख़त्म हो जाती है। और अगर पीटीआई हार जाती है और जो कि अब तक वो अपना ये बयानिया बना चुकी है कि ये जो इलेक्शन है इसे रेक किया जा रहा है, मैनोवर किया जा रहा है, मैनेज किया जा रहा है, एक्स और वाई कर रहा है, तो इसके बाद ये है कि फौरी तौर पर इनकी तहरीक जो है वो चलेगी और उसका नतीजा कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये चीज़ें जो है कल का दिन जो है वो इतना गैर अहम नहीं है कि जो कल के आने वाले दिनों पे असरात मुरतब ना करें। ठीक है, यानी कि इट्स ओपन, अभी देखना है कि मामलात किस तरफ जाते हैं। डॉक्टर साहब आपसे सर जानना चाहूँगा, अब देखें ये एक तो इलेक्शन है जिसमें अमली तौर पर दो जमातें पाकिस्तान मुस्लिम नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मद्दे मुकाबिल हैं, बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट खान साहब ने इसको एक नया रंग दिया, एक नैरेटिव दिया है। उन्होंने कहा ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग, मुतासिब इलेक्शन कमीशन और मिस्टर एक्स और वाई से हमारा मुकाबला होगा, और फिर उन्हीं के लोग इस्टेब्लिशमेंट को भी दूर रहने की बात कर रहे हैं, यानी कि वो वन वर्सेस ऑल इस लड़ाई को करार दे रहे हैं। कैसे देखते हैं आप? देखिए अरसलान साहब, पहली बात ये है कि इमरान खान साहब की एक तो आदत है कि अगर वो अपोजिशन में हों तो वो कोशिश करते हैं कि तमाम अदारों को वो कंट्रोवर्शियल कर दें और अवाम का एतमाद उन अदारों से उठा दें। अब इलेक्शन कमीशन की बात आप ले लें, आज की दी न्यूज़ की खबर है उमर चीमा। मैं चीमा साहब अगर आपको, मैं माजरत मुझे एक चीज़ याद आ गई है, मैं वो ऐड ऑन यहाँ पे कर दूँ फिर आप बात। आज ही खान साहब ने ये बताया है, आप भूल गए हैं, मैं भूल गया हूँ, बेग साहब नहीं भूले होंगे, उन्होंने बताया कि उन्होंने किस तरह मीडिया को आज़ाद रखा, उनको आज़ाद मीडिया से कोई खौफ नहीं था, उनके किसी वज़ीर पर इल्ज़ाम लगता था तो उसे कहते थे जाके सफाई अपनी पेश करो। ये वो अब भी बता रहे हैं सर, ये आज शाम की बात है। अरसलान साहब हुकूमत में तो छोड़ें, जी चीमा साहब। अरसलान साहब हुकूमत तो छोड़ें, इमरान खान तो साहब तो ऑपोजिशन में अपनी मर्जी के मीडिया से बात करते हैं, हुकूमत में तो बिल्कुल ही अपनी मर्जी से मीडिया से बात करते थे बिकॉज वो प्राइम मिनिस्टर थे। लेकिन अभी भी ऑपोजिशन में अभी भी लोग उनसे साफ ही सवाल करते हैं कि आप अपनी मर्जी के मीडिया को बुला लेते हैं या फिर आप एक वीडियो पैगाम बना के भेज देते हैं। उन्होंने अपने ही उधर बनी गाला में एक स्टूडियो बना लिया है ताकि लोगों को तकलीफ ही ना दूं। सो वो तो एक बात है, लेकिन इमरान खान साहब एज ए नेशनल लीडर होने के नाते देखिए इमरान खान साहब का बयानिया इस वक्त बहुत बिक रहा है पाकिस्तान में, ये हॉट सेलिंग केक है, इसमें कोई शक नहीं। और वो बहुत बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं, मरियम नवाज भी बहुत बड़े जलसे कर रही हैं। लेकिन अरसलान साहब एक चीज याद रखें, जो नेशनल लीडर होते हैं उनका काम होता है कि वो अदारों के ऊपर एतमाद को बनाते हैं, वो अदारों को कंट्रोवर्शियल नहीं करते। ये नहीं है कि आप पिछले 20 साल या 5 साल, अभी 3-4 साल हुकूमत में थे तो आपने अदारों को वाह वाह कही, इस्टेब्लिशमेंट डेमोक्रेटिक है, जनरल बाजवा बड़े जमहूरी जनरल हैं, इलेक्शन कमीशन मैंने कमिश्नर खुद लगाया। और आज की खबर है दी न्यूज़ की कि जनाब इलेक्शन कमिश्नर को रिक्वेस्ट करते रहे और अपने कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन होल्डर को भी भेजा इलेक्शन कमिश्नर के पास कि मेरे से बात करो, लेकिन वो, और मैं अकेला मिलना चाहता हूँ, खुफिया मुलाकात, तो मुझे खुफिया मुलाकात करना चाहता हूँ, और खुद खुफिया मुलाकात करना चाहते हैं। और उसी इलेक्शन कमिश्नर को वो मीडिया में आके उस तरह बातें नहीं कर सकता, उसको जलसों में जाके उसकी इंसल्ट करते हैं, उसके बारे में बातें करते हैं। अब पाकिस्तान की मासूम अवाम है, वो समझते हैं कि इमरान खान साहब तो करप्ट नहीं है, ये तो शरीफ आदमी है, ये तो उम्मत मुसलमान के बहुत बड़े लीडर हैं, ये तो किंग सलमान से भी आगे चले गए हैं और मोहम्मद बिन सलमान से भी बड़ा मुकाम है और मर्तबा है इनका, तो ये तो झूठ भी नहीं बोलते और बड़े नेक और पारसा है वो। और पाकिस्तानी वाकई आपको पता है अरसलान साहब मुहिब्बे वतन है, वो वतन से मोहब्बत करते हैं, उनके अंदर वतन की मोहब्बत की बड़ी तड़प है। लेकिन खुदारा ये सियासी जमातों को और सियासतदानों को और इमरान खान साहब को खासतौर पर इनकी मोहब्बत का नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए कि उनको गलत रास्ते पे लगाएं और अदारों के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाएं। ये आप डिससर्विस कर रहे हैं, ये आप अब जमहूरियत नहीं कर रहे। आप देखें ना, जिस तरह बेग साहब भी फरमा रहे थे कि इस दफा इलेक्शन में वायलेंस होगा, और आप देखिएगा डस्का के इलेक्शन में जहां पे इनकी पंजाब में हुकूमत थी, आपको पता है क्या हुआ और वायलेंस हुआ। जनरल में भी इलेक्शन होना है, कल भी आप देखिएगा वाकयात हो सकते हैं क्योंकि बड़ा नेक टू नेक कॉम्पिटिशन है। तो मुझे ऐसे लगता है कि अगर नेशनल लीडरशिप ने अगर कोई कॉमन आपने जो प्लान ना बनाया मुल्क को चलाने के लिए,
तो हमारे हालात और भी बिगड़ सकते हैं, चीज़ें ख़राब हो सकती हैं और टेम्परेचर कम होना चाहिए। और इसके साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि लगता नहीं है कि इमरान खान साहब जो हैं वो अपनी सीटें जीत सकेंगे और वो ये 12-13 नंबर ले सकेंगे, लेकिन उन्होंने माहौल बड़ा चार्ज रखा हुआ है। और ये कह देना कि मैं हार गया हूँ तो करप्शन वो धांधली हो गई और कोई और अगर मैं जीत जाऊँ तो सब बड़े अच्छे हैं, उनका एक ही काम है प्रेशर डालते रहो ताकि एट द एंड ऑफ द डे लोगों को जी देखो मेरा प्रेशर काम कर गया। उनके पास एक ही टैक्टिक है, प्रेशर, और वो प्रेशर उनका 25 मई को खत्म हो गया था जब इस्लामाबाद में लोग नहीं आए थे। लोगों ने देख लिया था, पहले तो बड़ा डर था कि इमरान खान साहब बहुत कुछ कर देंगे। सो इनके प्रेशर में नहीं आना चाहिए, अदारों को अपना काम करना चाहिए और वोटर राइट चीमा साहब, पॉइंट वेल टेकन। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। मैं बेग साहब की जानिब आऊँगा और अब जो ये इंतहाई अहम मामला है, जज साहब भी इस पर बड़ा बात करना चाह रहे हैं, बेग साहब भी पहले तस्करा कर रहे थे। सर, ये आर्टिकल 6 पहले तो डिक्टेटर्स और फिर ये गद्दारी और ये सारी चीज़ें, अब ये फिर सर बात चल निकली है। कितना ये समझते हैं आप कि ये संगीन है मामला और इसके क्या नताइज हो सकते हैं अगर वाकई कोई इस तरह की चीज़ हो जाती है? पहले मैं अपडेट कर दूं आपको इमरान खान साहब का कि आज उन्होंने एक शाख जैतून बढ़ाई है फ़ौज की तरफ और कहा है कि जनरल और लीडर यू टर्न लेना चाहिए, जनरल और लीडर को यू टर्न लेना चाहिए। आपसे गलती हो गई है उसका इजाला कर दें, मैं फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। दूसरा, उन्होंने इंकशाफ किया है कि किरदार कुशी बहुत बड़ा जुर्म है, इस जुर्म की बड़ी संगीन सज़ा होनी चाहिए। अब आप अंदाज़ा लगा रहे हैं किरदार कुशी मैं कर रहा था, आप कर रहे थे। फिर फवाद चौधरी साहब और शेख रशीद साहब अचानक एंटी एस्टेब्लिशमेंट हो गए, अचानक। यानी आप देखिए ना क्या आसमान टूट गया, क्या हो गया कि जो एस्टेब्लिशमेंट की पैदावार थे वो बड़े होकर कह रहे हैं जी मेरा अब्बा नहीं है ये। अब चले सट जाए, अब आ जाए आर्टिकल 6 पर। मैं नहीं समझता कि इमरान खान साहब पर या प्रेसिडेंट पर या डिप्टी स्पीकर पर या स्पीकर पर आर्टिकल 6 लग सकता है। अच्छा, ये आरिफ भाई बताएंगे आपको कि बहुत डिफरेंट स्टेप्स होते हैं इसके। एक वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, एक ब्रीच ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, एक सस्पेंशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, एक एब्रोगेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। तो जब आप कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट करते हैं या सस्पेंड करते हैं तो फिर आप आर्टिकल 6 पर जाते हैं। अदरवाइज मुख्तलिफ सज़ाएँ मुख्तलिफ हैं। बिल्कुल आइन शिकनी की डिप्टी स्पीकर ने कतई तौर पर, सब दोस्त बैठे थे मेरे पास, हम लोग खाने पर थे, उसमें कई बड़े अच्छे वकील थे कराची के, 2-3 रिटायर्ड जज थे। उन्होंने कहा दिस ब्रीच ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दिस वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और वो बिल्कुल लिखा हुआ जो पढ़ना था और बाबर उठने की कोशिश करा। कभी वीडियो और से देखें आप कि पहले उन्होंने इशारा किया डिप्टी स्पीकर ने और फिर पढ़ना शुरू किया है। तो वो एक खुल्ला वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी सज़ा अलग है, एप्लीकेशन की सज़ा अलग है। तो मेरा ख्याल है आर्टिकल 6 से लगता है, लेकिन ये दोनों मामला कौमी असम्बली की भी तौहीन है, आइन की भी तौहीन है, गलत रूलिंग है। और देखिए, जब अगर गलत रूलिंग है और आइन के ख़िलाफ़ जा रही है तो ज़ाहिर है कोर्ट को नोटिस तो देना पड़ेगा। और कोर्ट ने बिल्कुल, उस वक़्त इतना बड़ा क्योस था कि जब लाइटें खुली सुप्रीम कोर्ट की तो लोगों ने सुकून की सांस ली है कि कुछ बेहतर हो जाएगा, वरना क्योस था, हंगामा हो सकता था और जो कुछ भी हो सकता था। और सिर्फ तो मामला तय हो गए थे। तो मेरा ख्याल ये आर्टिकल 6 तक लगाना आसान नहीं है जब तक आप आइन को एब्रोगेट ना कर दें, आइन को आप मनसूख ना कर दें, मुअत्तल ना कर दें। इसके लिए ज़रूरी है वापस जाएं आप माजी में, जिस तरह इंग्लैंड वाले गए थे, और उन लोगों को सज़ा दें जिन्होंने आइन मनसूख की, पहले उनको सज़ा दें। जिन्होंने आइन मुअत्तल किए पहले उनको सज़ा दें, और उनको भी सज़ा दें जिन्होंने आइन की मुअत्तली, आइन की मनसूखी को जायज़ करार दिया और आइन में तरमीम करने का गैर कानूनी इख्तियार दिया, वो भी सज़ावार हैं इसके। और वो ये लोग तो बेचारे वायलेशन में आएंगे, पकड़ लें इनको वायलेशन के अंदर,
डिस्क्वालीफाई भी कर सकते हैं आप, सजा भी दे सकते हैं आप। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि पार्लियामेंट को कहा गया है, और एक अच्छा ये फैसला नहीं है, आर्टिकल 6 एक फैसला नहीं, आर्टिकल 6 एक इजाफी नोट है। फैसले में उन्होंने पहले फैसले से एग्री किया जस्टिस साहब ने, और फिर कहा मेरी राय ये भी है, और ये पार्लियामेंट को गौर करना पड़ेगा कि क्या वो इस वायलेशन का दरवाज़ा बंद करना चाहती है या खुला रखना चाहती है। तो नाउ इट्स ऑन पार्लियामेंट कि वो क्या करेगी, क्या करना चाहती है। आर्टिकल 6 मेरा ख्याल नहीं लगता। ठीक है, पॉइंट एक। चौधरी साहब कैसे देखते हैं आप, वजाहत करना चाह रहे थे एक तो फैसले की बात तो ये है, साहब ने बड़ी तफसील बेग साहब ने बहुत सैर असल इस पे बात कर दी, लेकिन मैं आपसे एक अर्ज करूंगा कि आर्टिकल 6 के बारे में तो इजमालन यही कहा जा सकता है कि ये सीधा सीधे लफ्ज़ हैं, और वो अब तो मैं समझता हूँ इतने दिनों में बहुत सारे कानूनदान जो हैं वो बयान कर चुके हैं कि एब्रोगेशन और सबवर्शन, हाँ जी, और फिर अब नया उसमें जो है कि टू होल्ड इन अबेंस, जिस तरह उन्होंने किया था यानी मुशर्रफ साहब ने, उसे भी उन्होंने ये जो जजमेंट आई लेटेस्ट सिंध हाई कोर्ट वाली, उसमें उन्होंने क्लियर कर दिया। अब बात क्या है जो असल में करने वाली है, और आपके क़ारीन और नाज़रीन जो है उन्हें भी ये चीज़ पता चले। हमारे यहाँ हो ये रहा है कि जो जजमेंट्स आती हैं वो जजमेंट्स जो हैं उनकी एक तो क्वालिटी, बाज़-औक़ात अज़ाफ़ी नोट के बारे में मैं हैरान हूँ, जब मैंने उसे पढ़ा है, अंग्रेज़ी ज़ुबान हमारी नहीं है, इसमें गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन ये है कि जब आप इतनी देर तक अदालत के जज रहते हैं तो उसमें आपके अंदर आप ऐसी गलती का इस्तेमाल ज़्यादा, इम्कान ज़्यादा नहीं होता, वो उसे पढ़ें। और दूसरी बात यह है कि जब आप फ़ैसला फरमाते हैं, कोई भी राय दे देते हैं, तो उस राय को कम अज़ कम कानून के मुताबिक तो दें। अब ये जो उन्होंने फरमाया है ना कि जनाब पार्लियामेंट को इस पर गौर करना चाहिए, ये करना, ये कानून बेसिक जो लॉ है वो हाई ट्रीजन एक्ट जो है उसमें ये इख्तियार फेडरल गवर्नमेंट का है कि किसी के ख़िलाफ़ ये कार्रवाई करनी है या नहीं करनी है। और दूसरी बात यह है कि जब कार्रवाई करनी है आप उसे इख्तियार पार्लियामेंट को दे देते हैं, तो आप वो पार्लियामेंट जो ऑलरेडी एक दूसरे के ख़िलाफ़ मुतहरब है और दुश्मनी पे तुले हुए हैं, आप उनके लिए एक रास्ता मुहैया कर रहे हैं कि इंतशार और पैदा हो। चूँकि ये इस आर्टिकल 6 को इस्तेमाल इस तरह बेमहाबा किया नहीं जा सकता, इसकी ये इंटरप्रिटेशन की नहीं जा सकती। अगर इसकी ये इंटरप्रिटेशन हो जाए तो आप ज़रा मज़ेदार बात देखें, आर्टिकल 9 क्या कहता है कि मेरी और आपकी लाइफ जो है इसका तहफ़्फ़ुज़ करना स्टेट की जिम्मेदारी है। दिन दिहाड़े एक बंदा जो है वो कत्ल कर दिया जाता है या स्टेट उसे उठा के ले जाती है और या पुलिस मार देती है, तो उसके बाद कहाँ रहता आर्टिकल 9 आता है। आर्टिकल 5 ये कहता है कि 25 ये कहता है कि हम सब का के साथ सलूक एक ही होना, यकसा होना चाहिए। एक शख्स जो सज़ा याफ्ता है उसको तो आप बाहर भेज देते हैं और बाकी लोग जो है जेलों में पड़े हैं उन्हें आप बेल भी नहीं देते, तो क्या इस पे भी किसी के ऊपर इस तरह का आर्टिकल, ये आप वायलेशन जिस तरह बेग साहब फरमा रहे थे, ये वायलेशंस होती हैं, एबिरेशंस होती हैं और इसको आप हर रोज़ करते हैं। और ये लफ्ज़ गद्दार जो है ना, इसे बेवफाई के मानों में इस्तेमाल होना चाहिए। ये जो पॉलिटिकल सेंस में इमरान खान साहब आरे को गद्दार कहते हैं या गवर्नमेंट वाले गद्दार, ये लफ्ज़ गद्दारी का लफ्ज़ जो है वो उन मानों में किसी तौर पर भी किसी शख्स पर जिसका पाकिस्तान के साथ ताल्लुक है, जो यहाँ का शहरी है, उस पर ये वाजिब आता ही नहीं है, सूट करता ही नहीं है और ना कभी इस्तेमाल होना चाहिए। अदालतों के बारे में आप ज़रा एक और देख लें कि पहली एक जजमेंट आपने देखी जस्टिस वकार सेठ साहब की, याद है आपको? जी जी बिल्कुल। भले आप भाई उसने वायलेट किया, आइन एब्रोगेट किया था, सबवर्ट किया था, जितना सख्त फैसला होल्ड इन अबेंस किया था, लेकिन फैसला आप क्या करते हैं, कानून के मुताबिक आप नहीं कर रहे, फैसला जज्बात से भरा हुआ है, जज्बात से भरा हुआ, तो उससे ये है कि असल फैसले की रूह जो है वो मुतासर होती है। अगर यही बात जो है कानून के ऐन मुताबिक होती, वेल वर्डेड फैसला होता, तो इसकी कोई और अहमियत थी। लेकिन ये मैं समझता हूँ कि ये जो पोलिटिकल अपॉइंटमेंट्स होती है ना, जो हमने माजी में देखी कि जो हमारे इफ्तिखार चौधरी साहब ये कमाल कर गए, उसके नतायज आज तक हम भुगत रहे हैं और अगले आने वाले दिनों में भी भुगतेंगे। एक और इस फैसले में ज़रा जो ओवरऑल फैसला वो ज़रा मुलाज़ा फरमा ले। बेग साहब एक तरफ वो हवाला दे रहे हैं कि जी ये जो फैसला है सैफुल्ला केस वाला, ये इसमें उस वक्त उन्होंने कहा था कि जी इलेक्शन जो है वो करा दें और यानी असम्बली की बहाली की ज़रूरत नहीं है। और किसका फैसला था उस वक्त? जस्टिस नसीम हसन शाह का
सैफुल्लाह केस में। अब वही जस्टिस नसीम हसन शाह जो है जब नवाज शरीफ केस में आते हैं तो भी हवाला दिया गया है। नवाज शरीफ वाले केस में वो कहते हैं कि नहीं जनाब इलेक्शन ना करवाए, असेंबली बहाल कर दी जाए। और नसीम हसन शाह अपनी ज़िंदगी में खुद कह गए कि भाई हम तो नौकरी बचाने के लिए अक्सर ऐसी बातें करते रहे हैं, सारे जजेस करते हैं। और भुट्टो के बारे में उन्होंने कहा कि हमने गलत फैसला किया था। तो इस तरह के फैसले को बुनियाद बनाकर आपने इलेक्शन से जो इनराफ किया है वो भी मैं समझता हूँ अच्छी बात नहीं। और आखिरी बात इस हवाले से कि जब आपके बयानिए वाला मामला था ही नहीं और उस पर ना आपने कोई एविडेंस दी, ना आपने उसको, और जबकि आपको भेजा गया जा चुका है, यानी उसने चीफ जस्टिस साहब को वो जो मरासला था वो 3 जगहों से भेजा गया और उसके बाद आप उस पर अगर आपने राय देनी है, ऑब्जर्वेशन देनी, तो कम से कम सुन ले उस पर। डॉक्टर साहब मैं लिंक कर रहा हूँ आपकी पिछली बात से, प्रेशर डालो, ये खान साहब की पॉलिटिक्स है। कहते हैं आर्टिकल 6 लगाओ, अदालत के सामने वो बातें बताऊंगा जो अभी तक कौम को नहीं बताई। ये उसको ही लिंक कर दूं मैं कि ये फिर वही बात है जो हाँ जी करो मैं देख लेता हूँ, प्रेशर डाल रहे हैं। तो बेसिकली उनको पता है कि अगर इस तरह की आर्टिकल 6 बात होगी तो शायद एस्टैब्लिशमेंट की इन्वॉल्व होगी। तो मेरे पास बहुत कुछ है, जिस तरह उस दिन शाह महमूद कुरैशी ने थ्रेटन कर रहे थे कि हाँ अगर कुछ करोगे तो फिर बात नेटो के ट्रकों तक जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि इनके पास ये है कि भाई अगर हमारे पास खोने को कुछ नहीं होगा तो फिर हम भी वही करेंगे जो हमसे हुआ। सो और जारी बात है हर चीज की लिमिटेशंस हैं। सो इमरान खान को पता है ना आर्टिकल 6 लगना है, लेकिन हाँ ये जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इसमें जो PMLN है या नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट है, इनके लार्जर बयानिए को बड़ी सपोर्ट मिली है। लेकिन अरसलान साहब वो जो जनरल पब्लिक है ना वो किसी चीज को नहीं समझती। जनरल पब्लिक एक ही चीज समझती है कि इमरान खान सच बोल रहा है और पेट्रोल की कीमतें भी कम हो सकती थी और ये चोर है। और मैं आज भी समझता हूं कि जरदारी साहब तो वैसे ही खामोश है ना, उनको तो गर्ज ही कोई नहीं, जो मर्जी उनके बारे में बात करें। लेकिन PMLN भी उस तरह ऑफेंसिव होके इस बयानिए को काउंटर नहीं कर पा रही। और मैं आज भी समझता हूं इमरान खान के साथ बस खुला ग्राउंड है, वो जो मर्जी करें, ना तो उनको कोई चैलेंज करता है ना कोई सोशल मीडिया स्पेस जो है वो उनको उनके चीज को काउंटर कर सकती है। और वो खुला जो उनका दिल करता है वो करते हैं। और जो ये आर्टिकल 6 के हवाले से बात हो रही है और जिस तरह इन्होंने कह दिया, मैंने इसके बाद क्या कहना है, इतने सीनियर लोग हैं, जिस तरह जॉर्ज साहब ने भी कहा। तो मुझे ऐसे लगता है हुकूमत के पास इतना मैंडेट ही नहीं है कि वो किस तरह आर्टिकल 6 की इंप्लीमेंट कर सकेगी। गवर्नमेंट कहाँ पे ये चीजें कर सकती है और ना ही करना चाहिए मेरे ख्याल से। ना ही इतना पॉलिटिकल मैंडेट है, ना ही इस तरह की चीजों को छेड़ें, क्योंकि इससे तो बहुत हिस्ट्री हमें जो है वो हमारी बड़ी दुखी हिस्ट्री है और हम इस तरह चीजों में नहीं पहुंच सकते। हाँ सिर्फ और सिर्फ अपना बयानिया ठीक करें, पाकिस्तान को एक डायरेक्शन दें, क्योंकि इस वक्त अरसलान साहब हमें डायरेक्शन चाहिए। आज अमेरिका ने अपना कानून बदल लिया है इंडिया को सपोर्ट करने के लिए, जबकि अमेरिका ने टर्की के ऊपर सैंक्शन लगा दी, क्योंकि S-400 सिस्टम इंडिया भी लेता है और टर्की भी लेता है। इंडिया के लिए अमेरिका अपना ही बनाया हुआ कानून बदलता है, लेकिन तुर्की के लिए नहीं बदलता। सो अपने आप को उस मुकाम पे लेके जाना है जहां पे दुनिया हमें सीरियस ले। मिडल ईस्ट में देखें, इंडिया को अमेरिका मिडल ईस्ट में उठा के एक बड़ा पार्टनर बना रहा है और हम आज भी लड़ रहे हैं कि पावर किसके पास होनी चाहिए, एस्टैब्लिशमेंट का क्या काम है। हमारी दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है। हम $1 अरब $1.5 अरब पे आज भी तरले कर रहे हैं, तरस रहे हैं। और IMF तो आपको और बड़ी डिमांडें कर रही है। वो ये नहीं कह रही कि हमें बताएं कि आपने हमारे साथ किस तरह चलना है, वो तो कह रही है जो चीन को आपने पैसे देने हैं हमारे साथ वो भी। राइट चीमा साहब, आपका पॉइंट आ गया। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा मैं तीनों रिस्पेक्टेबल गेस्ट का। उम्मीद करते हैं कल का दिन जो कि डिसाइसिव डे है वो खैर आफियत से गुजरे और जो नताइज आए वो भी सबके लिए काबिल कबूल हों। आज के प्रोग्राम से इतनी। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।